हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लेती है और उसकी बैलेंस शीट हमें दी गई है 1 अप्रैल 2014 को। पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे, ए बी, और उनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। आपको बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश। क्रेडिटर ए से लोन ले रखा है फर्म ने। जनरल रिजर्व है, कैपिटल है ए बी की 96,000, 36,000। आपके पास में फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, परचेज कंसिडरेशन 1,50,000, यानी कि जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर फर्म को 1,50,000 रुपीज़ देगी और शेयर्स की फॉर्म में, यानी कि शेयर इशू करेगी। 10 रुपये का एक शेयर है, यानी 15,000 शेयर इशू होंगे। अगर आपके किसी क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं हो तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आप परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हो। सारी एसेट और लाइबिलिटी को परचेजिंग कंपनी ने ले लिया है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड कैश। एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के 2,000 के, जो फर्म खुद पे करेगी, और जो इन्वेस्टमेंट परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक लोन को रिपे कर दिया गया है। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ऑल्सो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, अज्यूमिंग दैट द कंपनी वैल्यूड द बिल्डिंग एट ₹1,00,000 एंड फर्नीचर एट ₹10,000 इन इट्स बुक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सॉल्यूशन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई थी, अमलगमेशन की भी और सेल की भी, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बताया है जैसे आपने डिसोल्यूशन के चैप्टर में किया था, एक्सेप्ट वन चेंज जो यहाँ पे आएगा, परचेज कंसिडरेशन। हम एक एंट्री करते हैं परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन आपकी बुक में, डीके गोयल की बुक में, जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया है, बताया गया है, वो विद लिटिल मॉडिफिकेशन बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में केवल हम वही एसेट्स ट्रांसफर करेंगे जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी ले रही है। स्टूडेंट्स, आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। हालांकि बहुत सालों से जो डीके गोयल की बुक एक स्टैंडर्ड बुक है, सब उसे ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो मेथड पे किसी ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किए हैं। लेकिन इसमें एक लॉजिक ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट जैसे आप डिसोल्यूशन में बनाते हैं वैसे यहाँ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको वैसे ही बताया है। तो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को इस मैंने दोनों तरीके से किया है। जो वर्जन मैंने आपको बताया है, या ज़्यादातर सीए फॉलो करते हैं, या आप जितनी भी उनके अगर नोट्स वगैरह देखोगे आप, सीए के, सीएस के, या किसी और कोर्स के जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बना हुआ मिलेगा जैसे कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में करते हैं। तो गलत कोई भी नहीं है, वो उसी आपने समझना है कि क्या चेंज है इन दोनों में, ताकि आपको कोई गलत फहमी ना रहे कि कोई मेथड गलत है, बुक में गलत है या मैंने बताया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बुक का वर्जन है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने यहाँ पे केवल उन एसेट्स को ट्रांसफर किया है जो परचेजिंग कंपनी ने ली है, यानी कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया। क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटी थी, वो हमने ले ली। तीसरी एंट्री आपकी होती है परचेज कंसिडरेशन से, और वो एंट्री मैंने आपको बताई थी, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी बाय परचेजिंग कंपनी 1,50,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि रियलाइजेशन के खर्चों को पे किया है फर्म ने, तो रियलाइजेशन के खर्चों को हमने पे कर दिया टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2,000 आपने रिपे कर दिए। स्टूडेंट्स, हमने ना यहाँ इन्वेस्टमेंट डाली है, ना हमने यहाँ कैश डाला है। कैश आपको डालना है, पहले बुक के वर्जन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कैश आपका आएगा ही आएगा अगर परचेजिंग कंपनी कैश को भी ले रही है बाकी एसेट्स की तरह। तो आपके दोनों ही मेथड्स में कैश आएगा। अगर परचेजिंग कंपनी कैश को नहीं ले रही है तो दोनों ही मेथड्स में कैश नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल क्या 1,80,000 आ गया, डेबिट साइड का टोटल आपने माइनस किया तो 48,000 का आपका प्रॉफिट आ गया, आपने ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स, जो पीपीटी मैंने बनाई है उसमें ये 2,000 वहाँ पे मैं लिखना रह गया है बाय मिस्टेक, तो आप इसको कंसिडर कर लेना। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1 है, हमने बांट दिया 24,000। अब हमारा बनेगा, नेसेसरी अकाउंट से मैं बनाने के लिए कह रखे हैं, तो आपका परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। अगर किसी स्टूडेंट को जनरल एंट्री से ही अकाउंट समझ आते हैं तो आप रफ में जनरल एंट्री करके देख सकते हो। एक्स लिमिटेड का अकाउंट, एक्स लिमिटेड का अकाउंट यहाँ पे आपकी एक एंट्री तो ये है एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो हमने डाल दिया 1,50,000, और ये 1,50,000 रिसीव कैसे हुए हैं, शेयर्स की फॉर्म में। तो दूसरी एंट्री आपकी क्या होगी, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड,
ये एंट्री स्टूडेंट्स मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं, तो आप एक बार पहले उन एंट्रीज़ को देख लेना, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा इसे बनाना। ये आपने ड्यू किया था यहाँ पे 1.5 लाख और फिर रिसीव हो गए 1.5 लाख शेयर्स की फॉर्म में, तो जो आपके पास आता है उसे आप डेबिट करते हो। सपोज़ आपके पास अगर कैश आता तो आप एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाले को आप क्रेडिट करते। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, अब आपको शेयर मिले हैं तो शेयर अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, क्रेडिट द गिवर। बहुत सिंपल है, ये अकाउंट क्लोज हो गया। तीसरा अकाउंट आपका बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कैपिटल डाली, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट डाल दिया। इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी एसेट जब पार्टनर लेते हैं तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एसेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5,000 अब ये जो शेयर स्टूडेंट्स, जो ये शेयर हैं 1.5 लाख के शेयर हैं, ये 1.5 लाख के शेयर बांटे जाएंगे ए और बी में। कैसे मिलेंगे उन्हें? 1,20,000 और 60,000 के रेशो में। अब ये 1,20,000 और 60,000 कैसे आया? स्टूडेंट्स ये देखो, 1,25,000 है यहाँ पे, ए को मिलना चाहिए था। 5,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले ली, तो टोटल अमाउंट कितना रह गया? 1,20,000। बी का 65,000, लेकिन 5,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले ली, तो 65 में से 5 माइनस कर दो तो कितना रह गया? 60,000, यानी बी को 60 मिलना चाहिए। अब 1,20,000 और 60 अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है? 1,80,000, लेकिन हमारे पास तो शेयर कितने हैं? 1.5 लाख के, तो 1,80,000 तो आप नहीं दे सकते उनको। तो इनका जो ड्यू अमाउंट है ए और बी का, वो ड्यू अमाउंट 1,20,000 और 60,000 है, उसका रेशो निकाल लो आप। तो वो रेशो आपका आ जाएगा 2:1, और 2:1 में आपके पास जितने भी शेयर आए हैं फर्म के पास, फर्म वो शेयर इन्हें दे देगी। तो वो 1.5 लाख के शेयर आपने ऐसे बांट दिए 2:1 में, 1,50,000। बाकी का जो पैसा अब इनका बच गया वो तो बचना ही था, क्योंकि टोटल तो 1,80,000 पे करना था, 1,20,000 से देना था और 60,000 से। तो जो बचा हुआ इनका पेंडिंग अमाउंट है वो कैश में इनको पे कर दिया जाएगा, टू कैश 20,000 और 10,000। तो कैपिटल अकाउंट आपके क्लोज हो गए। उसके बाद आप शेयर अकाउंट बनाओगे। जब आपके पास में शेयर आए तो आपने एंट्री करी फर्म की बुक्स में, शेयर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, यानी एक्स लिमिटेड, इशूअर का नाम। फिर शेयर आपने इनमें बांटे ए बी में, तो एंट्री क्या हो गई आपकी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो यहाँ पे आएगा बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल, 1,50,000। तो शेयर अकाउंट भी आपका बन गया। उसके बाद आपने कैश अकाउंट बना लिया। जहाँ जहाँ से कैश आपके पास आया या जो बैलेंस पहले से था वो डेबिट में, जहाँ जहाँ गया वो क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन 2,000, तो आपने रियलाइजेशन के खर्चे दिए। ए का लोन आपने रिपे किया। आप लोन अकाउंट भी बना सकते हो यहाँ पे। ए की कैपिटल के तौर पे आपने कुछ तो शेयर दे दिया और कुछ कैश दिया, और बी को आपने 10,000 कैश दिया। तो इस प्रकार जो 52,000 है वो पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, और परचेजिंग कंपनी कोई कैश नहीं ले रही थी यहाँ पे। अब आपके पास ये अकाउंट्स हो गए हैं आपकी वेंडर फार्म की बुक्स में। अब एक्स लिमिटेड की बुक्स में आपको जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे एसेट अकाउंट बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, 4 ही एसेट थी, इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने ली ही नहीं थी, वो डेबिट कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्डिंग अकाउंट में रीवैल्यूड वैल्यू आएगी 1,00,000, फर्नीचर को भी रिवैल्यूएशन किया गया है 10,000, स्टॉक अकाउंट आपका 22,000, डेटर अकाउंट आपका 22,000। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनता है अमलगमेशन में, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना है। तो यहाँ पे आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो रिवैल्यूएशन की गई है वो आपने यहाँ पे नई वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज से एंट्री करनी है। वेंडर फॉर्म की बुक्स में आपने रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं करना। लेकिन अब आप कहोगे उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके पास में जो रिवैल्यूएशन का जो भी चेंज होगा ना वो गुडविल की फॉर्म में हम दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 एसेट हमने डाल दी डेबिट की, लाइबिलिटी क्रेडिटर थी केवल वो क्रेडिट कर दी। वेंडर फॉर्म को हमने कितने दिए थे? 1.5 लाख रुपए के शेयर दिए थे, यानी कि 1.5 लाख परचेज कंसिडरेशन थी, तो परचेज कंसिडरेशन से हमने एंट्री कर दी। अब क्या होता है, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही। मैच की नहीं इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी किया गया। तो आप क्या करोगे, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप गुडविल अकाउंट में डाल दोगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो गुडविल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी एंट्री आपके पास में क्या होगी, कंपनी ने वेंडर फर्म को यहाँ दिखाया, देखो वेंडर फर्म को आपने क्रेडिट किया, अभी वेंडर फर्म को 1.5 लाख की परचेज कंसिडरेशन हमने देनी है, ड्यू किया, आप पे करोगे। वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख। शेयर कैपिटल आपकी इशू होती है जब कोई भी कंपनी कैपिटल शेयर इशू करती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना, और बैंक अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वेंडर फर्म, क्योंकि आप एक रनिंग बिजनेस को खरीद रहे हो और उसे आप पे करोगे। तो ये एंट्री भी बहुत सिंपल है। तो ये 2 एंट्री आपकी एक्स लिमिटेड की बुक्स में हो गई। अब एक्स लिमिटेड की बुक में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपकी मेन हेडिंग, उसमें शेयर होल्डर फंड 15,000 शेयर 10 ईच, 1.5 लाख हो गया। क्रेडिटर है आपके 30,000, 1,80। एसेट्स में आपकी गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर है। करंट एसेट्स में स्टॉक एंड डेटर है। तो इस प्रकार आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट मैंने कहा था कि जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से मैं कराऊंगी।
ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है आपका। आप रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बना सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था अगर परचेजिंग कंपनी कोई भी एसेट लेती है या नहीं लेती है, आपने जैसे डिसोल्यूशन के चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, वैसे ही आपने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में दी गई है कि परचेजिंग कंपनी नहीं ले रही, कैश भी नहीं ले रही। कैश का आपको ध्यान रखना है, जब आप डिसोल्यूशन का चैप्टर करते हो वहाँ पे आप कैश को नहीं डालते रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र होगा परचेजिंग कंपनी के पास में, तो आप उसको भी लोगे। तो कैश को छोड़ दिया है, सिर्फ बाकी सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई 10,000 की। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब ये इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट को ए और बी ने ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 5,000 5,000। अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को देखो, 10,000 ऐड हुए डेबिट साइड में और 10,000 ही आगे क्रेडिट साइड में, तो आपका नील हो गया एक तरह से। जो आपका डिफरेंस है वो नील हो गया। हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वैल्यू पे लेते तो वो जितना भी डिफरेंस आता वो प्रॉफिट में शामिल हो जाता। तो आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट डाल दी, ए और बी ने बांट ली, तो यहाँ पे हमने इनको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपका यहाँ टोटल चेंज हो जाएगा, 81 की जगह 190 हो जाएगा। यहाँ पे बाकी आपका प्रॉफिट और बाकी चीज़ें सेम की सेम वैसे के वैसे रहेंगी। एक्स लिमिटेड के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट वन चीज़, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट लिखा था। जब हमने पहले कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमने इन्वेस्टमेंट लिखा था, ये देखो इन्वेस्टमेंट टेकन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया था, हमने बाद में क्लोज किया। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को पहले ही क्लोज कर चुके हैं, तो अब क्या एंट्रीज होंगी आपकी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन, टू इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, टू रियलाइजेशन। बाकी आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आपका शेयर अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, आपका कैश अकाउंट बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनेगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आप कोई भी मेथड फॉलो करो, चाहे मेरा बताया हुआ मेथड फॉलो करो, चाहे आप अपनी बुक का बताया हुआ मेथड फॉलो करो, उसका लॉजिक वही का वही है, इम्पैक्ट वही है। या तो आप किसी भी एसेट अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दो आप उसे, फिर उसका आप यहाँ पे अपोजिट साइड में भी दिखाओगे, या तो मार्केट में सेल करोगे या पार्टनर्स की में बांटोगे, और या फिर आप उसे सीधा ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जा सकते हो, क्योंकि रियलाइजेशन का भी जो बैलेंस होता है अल्टीमेटली जाता कहाँ है, जाता तो कैपिटल अकाउंट में ही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। बाकी आपकी बुक में 3 इलस्ट्रेशन और गिवन है जो बिल्कुल इसी तरह से हैं, सेल की ही। आप उनको ट्राई करना, अगर उनमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।